हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग 2024 के पूरे साल का महत्वपूर्ण घटनाक्रम को पार्ट वाइज देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि एक ही दिन में पूरे साल का तो करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं जा सकता, ये तो आपको भी पता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं जिससे कि हमें याद भी रहे और ये सारा कम समय में कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए पूरा का पूरा सीरीज को देखना होगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो लास्ट टॉपिक में हमने जो भी किया था वो हमारा SCO शिखर सम्मेलन 2024 तक हमने टच कर लिया था। इससे पहले लास्ट तक का वीडियो आप देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम देखने जा रहे हैं SCO शिखर सम्मेलन 2024, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई। ठीक है, शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री हमारे जो है S जयशंकर ने किया। SCO शिखर सम्मेलन 2024 भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है, जो हमारा तनाव चल रहा है। फ्रेंड्स, यह आयोजन लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। ठीक है, अब ये जो संघाई संगठन है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी। 15 2001 को कहाँ हुई? संघाई चीन में। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में SCO के 10 पूर्ण सदस्य हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में आया। SCO के 2 अस्थायी निकाय देख लेते। सचिवालय है बीजिंग और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS की कार्यकारी समिति, जो क्षेत्रीय सुधार और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर केंद्रित करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी भाषा है और कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा उसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 अक्टूबर 2024 ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा देने का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन संस्कृति विरासत के संरक्षण के रूप में काम करती है, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर का सार प्रस्तुत करती है। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। शास्त्रीय भाषा दर्जे के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्न है। आप चाहें तो ये मानदंड दे सकते हैं। यहाँ पे पहले से शास्त्रीय भाषा क्या थी? भारत में शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। 5 नवीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। फिलहाल भाषाओं से संबंधित राज्य महाराष्ट्र का मराठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाली और प्राकृत, पश्चिम बंगाल का बंगाली और असमिया। हमारा नेपाल भारत बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौता। ठीक है, हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके मुख्य बिंदु देखेंगे। नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून 15 से 15 नवंबर तक भारत के राष्ट्र बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा। भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट पनबिजली निर्यात करेगा। बिजली की प्रति यूनिट 6.4 सेंट तय की गई है। बिजली के निर्यात से नेपाल को सालाना करीब 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा PSLV C-37 मिशन का ऊपरी चरण पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। इसमें देखते हैं इसका महत्वपूर्ण बिंदु। इसरो के अनुसार 7 साल पहले मतलब 7 इयर्स पहले 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाले PSLV C-37 रॉकेट का ऊपरी चरण फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष मलबे को कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है तथा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने के इसरो के लक्ष्य का समर्थन करती है। इसका कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। इसरो का लक्ष्य PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवन काल को घटाकर 5 वर्ष करना है। इसरो के अनुसार
उपग्रहों को पहुंचाने के बाद ऊपरी चरण, जिसे PS4 के रूप में जाना जाता है, को लगभग 470 × 494 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ दिया गया था। समय के साथ इसकी कक्षीय ऊंचाई मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के कारण कम हो गई। PSLV C-37 के बारे में कुछ देखेंगे। PSLV C-37 को 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसने एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें 101 विदेशी उपग्रह भी थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भारत का 5वां चंद्र मिशन LUPEX। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX को मंजूरी दी है। LUPEX भारत के इसरो और जापान के JAX से JAXA के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, किस ध्रुव पर? दक्षिण ध्रुव पर पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। लूपेक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कितने दिनों तक? 100 दिनों तक। यह ड्रिलिंग और साइट पर प्रयोगों के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जो स्थायी रूप से छायादार स्थान है तथा सूर्य, जहां पर सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, चीतों का दूसरा निवास स्थान। चीतों का ये दूसरा निवास स्थान है कौन सा? गांधीनगर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज्यादा समय तक कैद में रहने के बाद 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते अग्नि और वायु, क्या नाम है? अग्नि और वायु को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहां पर ये जो 2 नाम के हैं, अग्नि और वायु चीते को, अफ्रीकी चीते हैं ये, उनको छोड़ दिया जाएगा। गांधी सागर कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा स्थल बन जाएगा। इससे पहले क्या था? कूनो नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट चीता देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य देश में 1992 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना है। इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रतन टाटा। टाटा जी के बारे में हम देखेंगे। 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन हो गया। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी जोरोएस्ट्रियन परिवार में हुआ। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2021 में असम वैभव, 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण शामिल हैं। उपलब्धियां। वर्ष 1991 में वे JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। 1991 से लेकर 1912 तक रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने अपने 65% से अधिक शेयर दान में दे दिए हैं। यहाँ पे कुछ और भी हैं जो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का सबसे बड़ा इस नंबर पे है, 3rd रैंक पे, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इसका मुख्य बिंदु में, संयुक्त राज्य अमेरिका USA दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। पहले नंबर पे USA और तीसरे नंबर पे हमारा भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील मिलकर दुनिया का 80% इथेनॉल उत्पादित करते हैं। USA मुख्य रूप से मक्का से और ब्राजील गन्ने से इथेनॉल उत्पादित करते हैं। भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है भारत में E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल होता है और E100 ईंधन जिसमें 93 से लेकर 93.5% इथेनॉल होता है को उसको पेश किए गए हैं। इथेनॉल जिसे इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, उत्पादन गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कृषि में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिहार के बारे में। बिहार में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का आदेश, इसके बारे में कुछ देखेंगे न्यूज़। हाल ही में बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति का फैसला किया। इसका मुख्य बिंदु है, यह अभियान सबसे अधिक प्रभावी जिलों जैसे कि वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में चलाया जाएगा। इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सुअरों की संख्या करीब 67,000 है। नीलगाय और जंगली सुअरों के फसल को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा देता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने भी सूखे से प्रभावित वाली क्षेत्र के समुदायों की सुरक्षा उसकी सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रयान 4, जो कि अति महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 4 मिशन, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के लिए चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने और नमूने लाने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। इसका मुख्य बिंदु कुछ देखेंगे। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत किया है। लौटाए गए नमूनों का विश्लेषण चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ दोनों के आंतरिक भाग को समझने के लिए बेहद उपयोगी है। एक मैन मिशन टू मून अंततः भारतीय अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर उतरने वर्ष 2040 तक नियोजित किया गया और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा। चंद्रयान 4 के अलावा इसरो को शुक्र ग्रह के रिसर्च के लिए भी मंजूरी मिली है, वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 23वें विधि आयोग का गठन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग का गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 सितंबर 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग में एक पूर्वकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्वकालिक सदस्य होंगे। विधि आयोग के बारे में देखते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए की जाती है। मुख्य बिंदु है, विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सशक्त द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा त्रिपुरा में शांति समझौता। हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ मिलकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ATTF के साथ एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का कुछ पॉइंट देखेंगे। NLFT और ATTF ने हिंसा का रास्ता छोड़ने, अपने सभी हथियार और गोला बारूद त्यागने तथा अपने सशस्त्र संगठनों को भंग करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। सरकार ने उग्रवादी प्रभावी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जहां दोनों उग्रवादी समूह सक्रिय थे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेंगू के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन। ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेगी-ऑल के साथ भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण रोहतक में शुरू किया। कहाँ पर? रोहतक में।
इसका कुछ पॉइंट है। यह परीक्षण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर किया जाएगा। पेनिसिया की वैक्सीन में डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप के जीवित कमजोर संस्करणों का इस्तेमाल किया जाएगा। डेंगू के बारे में कुछ पॉइंट है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार एक वायरल संक्रमण है जो एडिस मच्छरों से लोगों में फैलता है। डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व स्तर पर डेंगू के मामले में वर्ष में 2024 में 7.6 मिलियन हो गया है। भारत में 75 से 80% मामलों में लक्षण स्पष्ट ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। इसके बारे में कुछ प्रावधान देखते हैं। विधेयक में प्रमुख प्रावधान। विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उसे क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट है जो आप चाहें तो देख सकते हैं पॉज करके। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाकी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमसे साझा करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।